हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज की इस क्लास में 11 नवंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 20 ऐसे टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज के प्रश्न हमें भेजे हैं साक्षी जैन और संगीता कपासिया ने। तो आप दोनों को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे हो रहे हैं। बहुत सारे मैसेज आपके आ रहे हैं कि सर एग्जाम बहुत अच्छा हो रहा है। इसका एक ही कारण है एग्जाम अच्छा होने का, क्योंकि आप सभी ने काफ़ी मेहनत से पढ़ाई की है ना। क्योंकि अगर आप किसी भी कार्य को मेहनत से करते हैं, अच्छे से करते हैं, विधिवत उस पर समय देते हैं, तो 100% यानी कि निश्चित रूप से आपका वो कार्य, चाहे एग्जाम हो चाहे कोई भी कार्य हो, 100% अच्छा होता है। ठीक है, तो आप सभी रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करिए जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्जाम का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है और आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज 20 क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में, जो कि आज यानी कि 11 नवंबर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है EEPROM का पूरा नाम, यानी कि EEPROM स्टैंड्स फॉर, इसका क्या मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, आपको जल्दी से जवाब करना है। चलिए, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर भेजना है और यहां पर सही जवाब है पहला ऑप्शन आपका। ध्यान रखना है, देखो जो आपका EEPROM होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि EEPROM का फुल फॉर्म बताइए तो इसका क्या होगा? EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब होता है इरेजेबल। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और केवल अगर आपसे पूछें PROM का बताइए तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये ध्यान रखना है, यहां से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, POS स्टैंड्स फॉर। POS स्टैंड्स फॉर का मतलब POS का पूरा नाम क्या होता है? पोस्ट ऑफिस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल, पब्लिक ऑफ सेल या नन ऑफ दीज। और जितने भी बच्चे आ चुके हैं आप सभी क्लास को लाइक करें। ठीक है, और सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस सेशन से जुड़ सकें, इस क्लास को देख सकें। चलिए, तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन V, पॉइंट ऑफ सेल। POS का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है P2P स्टैंड्स फॉर, यानी कि P2P का मतलब क्या है? ठीक है, पोस्ट ऑफिस पॉइंट है, पॉइंट ऑफ पॉइंट है, पीयर टू पीयर है या नन ऑफ दीज है। यहां पे बताइए कौन सा आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। और सही जवाब है ऑप्शन C, पीयर टू पीयर। P2P का मतलब है, यानी कि इसका पूरा नाम होता है पीयर टू पीयर। ध्यान रखना है, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है, निर्देशों का क्रियान्वयन कहां होता है? बताइए, आपसे क्या पूछा है? निर्देशों का क्रियान्वयन कहां होता है? कौन सा यहां पे राइट आंसर है? और जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर मंथ में है या फिर आगे जनवरी या फरवरी में होने वाला है, तो आप सभी रेगुलर क्लास करते रहिए। आपके लिए बहुत जल्द हम न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत जल्द आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा, उसका टाइम टेबल हम आपको बता देंगे। तब तक आप जो भी हमने क्लास कराए हैं उनको आप अच्छे से करते रहिए, जो भी क्लास आपको दे रहे हैं उनको आप कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, देखिए निर्देशों का क्रियान्वयन कहाँ होता है, तो आपको पता है यहाँ ELU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पर होता है। ठीक है, यानी कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पर सभी प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं और जो लॉजिकल गणनाएं होती हैं, लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं, वो भी आपके ALU के अंदर होते हैं। तो सभी निर्देशों का जो क्रियान्वयन है वो आप कह सकते हैं ALU के अंदर होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए शॉर्टकट की बताइए। टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में? सही जवाब है ऑप्शन पहला, कंट्रोल F12 से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि टेबल इंसर्ट करने का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसे ओपन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल F12। ठीक है,
अब देखिए, अगर आपसे कहें कि शिफ्ट F12 से क्या कर सकते हैं, तो शिफ्ट F12 से आप बुलेट पॉइंट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बुलेट पॉइंट इंसर्ट करने हैं तो शिफ्ट F12 का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है ऐसे करके बुलेट पॉइंट होते हैं, तो आप ये इंसर्ट कर सकते हैं। और F12 से क्या कर सकते हैं, इससे आप नंबर लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। F12 से नंबर लिस्ट, और शिफ्ट F12 से बुलेट पॉइंट, और कंट्रोल F12 से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है सभी शॉर्टकट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। पूछा है डिलीट की गई मेल कुछ समय के लिए कहां सेव हो जाती हैं। जब आप किसी भी मेल को डिलीट करते हैं तब वो मेल कहां सेव हो जाता है, ड्राफ्ट के अंदर हो जाता है, ट्रैश में हो जाता है, इनबॉक्स में हो जाता है, या सेंट बॉक्स में हो जाता है। इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। और भाई सभी शेयर करते रहिए क्लास को, तो सभी लोग शेयर करते रहिए फटाफट से। जो बच्चे अभी नए नए आए हैं आप सभी शेयर करिए क्लास को, और लाइक भी कर देना। तो यहां पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रैश फोल्डर में। जब आप किसी मेल को डिलीट कर देते हैं तो वो कहां चला जाता है, ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी मेल आपका आता है वो कहां होता है, इनबॉक्स में होता है। और जो भी मेल आप किसी को भेजते हैं, जब आप किसी को मेल सेंड करते हैं तो वो जाता है सेंट बॉक्स में। ठीक है, इनबॉक्स में जो आपको मिलता है, रिसीव होता है ईमेल, और जो डिलीट करते हैं वो आपका ट्रैश में चला जाता है। इसके अलावा जब आप किसी मेल को सेव करते हैं, यानी कि अगर आपने कोई भी मेल लिखा और उसको सेंड नहीं किया तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। तो जो सेव किया हुआ मैसेज होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो मैसेज आप सेव कर रखते हैं वो कहां होता है, तो वो होता है ड्राफ्ट में सेव। ठीक है, यहां पे ड्राफ्ट के अंदर। तो ध्यान रखना है सभी। पूछा है HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है। HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर पूछा है, हमने कई बार अपनी क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अभी अगर आपने सभी क्लासेस किए होंगे, मीन्स आपने अगर रेगुलर क्लास किए हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका हो जाएगा बी करेक्ट, 80। HTTP जो होता है वो 80 पोर्ट नंबर इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर यहीं पर हम आपसे पूछें कि HTTPS का पोर्ट नंबर बताइए, तो अब हो गया ये सिक्योर, है ना, क्योंकि आपको पता है S फॉर सिक्योर होता है। तो ये होता है इनक्रिप्टेड। अगर HTTP इनक्रिप्टेड है, मीन्स सिक्योर है, इसमें यस लगा हुआ है, तब ये पोर्ट नंबर कौन सा इस्तेमाल करेगा, 443, यानी कि 443। तब यहां पर आपका 443 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर हमसे केवल HTTP पूछा है, तो हमारा पोर्ट नंबर यहां पर 80 होगा करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट इन IIN नंबर। IIN नंबर में कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं। 10, 12, 14, 19 में से कौन सा राइट आंसर है। IIN का मतलब होता है द इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने डिजिट का होता है, कितने अंक का होता है, तो ध्यान रखना है ये होता है 19। ठीक है, 19 डिजिट का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है FSF के फाउंडर निम्न में से कौन है। FSF के फाउंडर कौन है। FSF क्या होता है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है। FSF का मतलब होता है फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, ध्यान रखना है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अब क्या पूछा है, इनके पूछा है आपसे फाउंडर का नेम। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा रिचार्ड स्टैलमैन। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है आपका, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, ये सभी क्वेश्चन नोट करके रख लेना, सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन कब आविष्कार हुआ, ब्लॉकचेन का आविष्कार कब हुआ, तो यहां पर होना चाहिए का। चलिए कर देते हैं, तो यहां पर लिखा है ब्लॉकचेन का आविष्कार कब किया गया, 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं, और या जो भी कुछ हमें बताना होता है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। ठीक है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो सब कुछ टेलीग्राम पर आता है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है CCC वाईफाई स्टडी से। ठीक है, और सर्च करेंगे तो वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 2008 में। ब्लॉकचेन का आविष्कार कब हुआ, ध्यान रखना है 2008 में हुआ। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए, अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया है आज इस क्लास में। तो आपसे क्या पूछा है? केवल अंडरलाइन की बात कर रहा है। अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल ए, कंट्रोल यू, कंट्रोल के या नन ऑफ दीज? ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहां पर हो जाएगा राइट आंसर कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से क्या होता है? हम अंडरलाइन करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो वो टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है जिसे कहते हैं अंडरलाइन। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। सेल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या पूछा है आपसे? सेल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, कंट्रोल प्लस से हम सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस से। और अगर पूछें कि सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की बताइए, तब हो जाएगा कंट्रोल के साथ में माइनस। ठीक है, कंट्रोल के साथ में माइनस से हम डिलीट कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ में प्लस से हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल के साथ में प्लस से हम सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है टेम्पलेट में एक्सटेंशन, टेम्पलेट एक्सटेंशन निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो यहां पे बताइए .odt होगा, .ott होगा, .ods होगा, .odp होगा। टेम्पलेट की एक्सटेंशन ध्यान रखना है .ott हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पर यहां पे v हो जाएगा .ott। ठीक है, टेम्पलेट की एक्सटेंशन होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है इंप्रेस में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? अब पूछा है आपसे इंप्रेस, जो कि क्या है? एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। आपको पता है इंप्रेस क्या है? एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो इस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम की, इस इंप्रेस की फाइल एक्सटेंशन बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? .odp। जो आपका इंप्रेस होता है एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का, जिसका एक्सटेंशन होता है .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट और पी से हो जाएगा प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी ध्यान रखना है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं और यहां पर आपसे पूछा है बाय डिफॉल्ट राइटर किस मोड में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाय डिफॉल्ट राइटर किस मोड में होता है बताइए। ऑप्शन पढ़िए पहले, क्या लिखा है? पोर्ट्रेट में होता है, लैंडस्केप में होता है, दोनों या नन ऑफ दीज। तो सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? सही जवाब यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला, क्योंकि आपको पता है बाय डिफॉल्ट राइटर आपका जो होता है वो पोर्ट्रेट में होता है। कैसा होता है? पोर्ट्रेट में होता है। तो ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इन एईपीएस विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अब बताइए एईपीएस में निम्न में से कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है, कौन सा जरूरी नहीं है? और एईपीएस का मतलब क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जो आप आधार से पैसे निकाल लेते हैं ना बैंक से, तो वो आधार से पैसे निकालने को हम क्या बोलते हैं? एईपीएस सिस्टम होता है, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। अब इसमें क्या रिक्वायर्ड नहीं है? चलिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, अकाउंट नंबर। ध्यान रखना है, जब आप आधार से पैसे निकालते हैं तो वहां पर आपसे क्या मांगा जाता है? आधार नंबर, है ना? आपसे क्या मांगा जाएगा? आधार नंबर बताइए अपना। और आधार नंबर जब आप बताते हैं तो फिर आपसे क्या बोला जाता है कि भाई अब इसमें आपका फिंगर लगेगा, आप फिंगर को स्कैन कराइए। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट हमें देना होता है और आधार नंबर भी हमें देना होता है, लेकिन हमें बैंक अकाउंट नंबर को देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें बोल सकते हैं कि एईपीएस में, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में, हमें बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। सो हमारा ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन अगला है, पूछा है एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। बताइए, ट्रू एंड फॉल्स में बताना है आपको। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए, क्या पूछा है? विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडोज 7, विंडोज 8, एक्सपी और 7, विंडोज 79। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर है? हम आपको बता दें कि हमने एक विंडोज के ऊपर पूरी क्लास दी है जिसमें टोटल विंडोज के सभी वर्जन, बिल्कुल सभी वर्जन हमने बताए हैं और कब
कब वो लॉन्च हुए हैं इस पर भी मैंने वहां पर बात की है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से भी आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ना मिले वहां पर तो हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहां से भी आप लोग उसे देख सकते हैं। सारे वहां पर आपको विंडोज के जो भी वर्जन है वो सारे वहां पर मिल जाएंगे सभी, ठीक है। तो यहां पर बताइए कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन डी है विंडोज 79। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज 79, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है सीवीवी कितने डिजिट का होता है, बताइए। सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है, कितने अंक का होता है। आपने देखा होगा जो आपका डेबिट कार्ड होता है ना, उस पर पीछे लिखा होता है, यहाँ पर एक पट्टी सी होती है और यहाँ पर होता है आपका सीवीवी नंबर। तो ये कितने डिजिट का होता है, तो आपको पता है 3 नंबर का होता है, 3 अंक का होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका जो सीवीवी नंबर होता है वो 3 डिजिट का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है ईमेल में अधिकतम कितने साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहां पर होगा आपका फाइल, तो आप ईमेल में कितने साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज पूछा, अधिकतम की बात की गई है। तो यहां पर सही जवाब है 25 MB, यानी कि 25 MB, ठीक है। 25 MB तक की फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं अपने ईमेल में, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और आप सभी को बता दें जिनका भी आगे एग्जाम है तो आप हमारा ई बुक ले सकते हैं। अभी अगर आप यहां पर देख रहे हैं जो चैप्टर वाइज ई बुक है, इसके अलावा एक मास्टर ई बुक है जिसमें 1200 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों को एक साथ में केवल आप 99 रुपीज में ले सकते हैं, ठीक है। तो केवल आप इससे 99 रुपीज में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल यहाँ पर जो 1200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ इसे लेना चाहते हैं तो इसे केवल आप 70 रुपए में ले सकते हैं। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप सभी हमारी वेबसाइट पर अपने मॉक टेस्ट जरूर करते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल्स एग्जाम में, ठीक है, तो वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करें तो वहां पर आपको यहाँ पर टोटल जो आपका समय होता है एग्जाम में 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का वो समय यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये पूरी समरी दिखेगी जिसमें क्वेश्चन होंगे कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा जिसका आपको यहाँ पे जवाब करना है। जो भी क्वेश्चन आपका ठीक लगे उस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी आप वेबसाइट से, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें, ठीक है। और अगर आप सभी का कोई भी सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं info.cccbyfirstly@gmail.com पर। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9452299436 पर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।